हमारी नीतियां, हमने अपनी नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया और उसका पिछले 10 वर्षों में अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण है तो वो धारा 370 को समाप्त करता है। जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद हमने 70 साल इंतजार किया, लेकिन हमने अपना संकल्प बदला नहीं और हमने धारा 370 को समाप्त किया। हम और हमारे पुरखे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब के पहले से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करते रहे। हम लोग भी जब जवान थे, नौजवान थे, तब उस आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन हमारी आंखों के सामने इन 10 वर्षों के भीतर वो मंदिर बन गया। मेरे जैसा क्या व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संकोच था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर निकलेगा। और ये हमारे उसी संकल्प का परिणाम है, मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, हमारी सनातन व्यवस्था का संकल्प। और इसलिए मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब मैं बात करता हूँ, हम 11वें से 5वें पायदान पर पहुंचे, लेकिन जो चीज साफ दिखती है कि हमारा विकास दिख रहा है और उस प्रगति में गति भी है। जो पहले कभी समय के बाद बातें चली जाती थी, मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ, श्रद्धेय अटल जी थे तब उन्होंने कहा था कि योजनाएं 10 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। यदि 4 साल या 3 साल या 2 साल तय है तो समय पर पूरा होगा या समय के पहले पूरा होगा। और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। विकसित भारत की जो दूसरी चीज मैं महसूस करता हूँ कि रोजमर्रा की जरूरत वाले लोग जिन्हें हम लाभार्थी मानते हैं, उनके बीच से भ्रष्टाचार की चर्चा खूब होती थी, लेकिन बिचौलिया खत्म हो जाएगा ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाई और उसके बाद ये रास्ता दे दिया। मैं अगर किसानों की बात करूं तो उन्होंने, हम यूरिया के लिए ट्रेनें पड़ते थे और देखते थे, लाठीचार्ज होते थे। उनने पहले नीम कोटेड यूरिया लेकर आए और इंडस्ट्री के में जाने वाले रास्ते बंद किए और अब नैनो यूरिया देकर उनने किसान को वो रास्ता लिया उत्पादन को तो ठीक नहीं था, लेकिन उसको जिस ढंग से किया ये हमारी नीति और संकल्प का सशक्तिकरण है। मैं जब ये बात कहता हूँ कि जिन योजनाओं पर विकसित भारत की नींव खड़ी हुई है, हर समय आपके दरवाजे पर, प्रशासन के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर आम आदमी जाता था बिना मांगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला तो उसके सम्मान की रक्षा करने का काम इस सरकार और पार्टी ने किया। अगर उसे शौचालय मिला तो मैं भी महिलाओं के बीच में कटेंगे में था, मैंने कहा कि हमारी हर योजना में, मोदी जी की हर योजना में महिला सशक्तिकरण और सम्मान स्थायी रूप से दिखा हुआ। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, जल जीवन मिशन का पानी हो, आप उसको आयुष्मान कार्ड दे दें, जितनी भी योजनाएं होंगी वो सबके पीछे महिला सशक्तिकरण है। इसलिए विकसित भारत का ये संकल्प, अगर मैं एक लाइन में कहता हूँ तो मोदी के विकास में विरासत के बगैर विकास नहीं, विरासत के साथ विकास, ये मोदी के विकास का संकल्प है। और दूसरा है कि प्रगति तो है लेकिन गति के साथ है, समय सीमा के भीतर। तीसरी बात उन्होंने कही कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, चाहे वो लोकसभा में 33% आरक्षण हो या विधानसभा में, आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य हो। गुलामी के दौर में जहां हमने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के पीछे धकेला, अब वो समय समाप्त हो गया है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान है और इसलिए उस स्थान तक पहुंचाने तक हम सतत काम करते रहे। विकसित भारत के बारे में मैं सभी क्षेत्रों में कह सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई संदेह किसी को नहीं। सड़क हो, रेल हो या सबसे ऊंचे पुल हो, हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको प्रगति साफ आंखों के सामने दिखती है।
मुझे आने वाले 5 वर्षों में मैं आपसे भी विनती करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता घरों तक भी जाएगा, कार्यालय में हमारे सुझाव पुस्तिका रखिए, लेकिन वो लोग जो सीधे किसी पार्टी से के कार्यक्रमों में जाने में बसते हैं, उनके लिए हमने विकल्प दिया है। और वो विकल्प है कि आप नमो ऐप पर अपनी बात लिख सकते हैं, पत्र भेज कर लिख सकते हैं, आप मिस्ड कॉल करके कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें और भी तरीका अपनाना है तो वो सारे तरीके उसको दिए गए, ताकि आइडेंटिटी आप ना चाहे तो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन उसमें नंबर भी दिया गया है 90 90 90 20 24। ये नंबर भी बाकायदा देश में बटा हुआ है, ताकि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर अपने संकल्प पत्र के बारे में सुझाव ले सकें। हम सिर्फ विकास बताने पर नहीं आए हैं, विकास जानने भी आए हैं कि आप आने वाले 5 वर्षों में कैसा भारत बनाना चाहते हैं, और उसका पैमाना भी प्रधानमंत्री ने तय किया है। देश की आजादी के 75 वर्ष का जब पैमाना तय हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2024 तक देश के हर घरों में पानी खुलूंगा। अब उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया ने जो हमारी रेटिंग की थी वो 2030 की थी, खुले से सोच से मुक्त करने के लिए यूएन ने जो हमारी रेटिंग की थी कि अगर भारत 2030 तक खुले से सोच से मुक्त हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम भारत करेगा। हमने 11 साल पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया। जब टीबी का अभियान शुरू हुआ था तब मैं बालाघाट का सर्वे था, सर्वाधिक टीबी के लोग यहाँ पर थे, तब हम लोगों ने हिस्सेदारी की थी। तब वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है। दुनिया ने कहा 2030 तक हमें टीबी से मुक्त करना है दुनिया। मोदी जी ने कहा है हमें 2025 में लक्ष्य प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है वो ताकत भारत के भीतर अब आई है, जो जिसके लिए दुनिया मान रही है। जिस अनाज को हम हल्का मानते थे, गरीबों का भोजन मानते थे, मिलेट्स के नाम पर, अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, आज वो दुनिया के हर ताकतवर के खाली हम 40% वो सीरियन पैदा करने वाले देश हैं, जिससे गरीब का खाना, गरीब का अनाज बिना पानी की फसल कहा जाता था। आज दुनिया में सबसे बड़े मांग उसकी है, उसके सबसे बड़े उत्पादक हम हैं। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि जब मोदी जी कहते हैं कि विकास विरासत के साथ हम अपने खान पान पर गर्व करें, अपने अनाज पर गर्व करें, अपनी वेशभूषा पर गर्व करें, अपनी जीवन शैली पर गर्व करें, और आज दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सब आने वाले 5 वर्ष के रोडमैप के लिए और आने वाले 2047 के रोडमैप के लिए हम अपना सुझाव देकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। एक आग्रह के साथ भाई साहब मैं आपसे बोल रहा हूँ, भाई साहब ले जाओ उसको, आगे ले जाओ। पैर मारे जा रहे हैं, 3 बार मार दिया, 3 बार मार दिया, क्यों करूँ? आप पैर मत मारो। रजब यार बोल रहे पीछे करो। देखता हूँ अभी अनुमान है उनका, अनुमान में हमारा परिश्रम अभी बाकी है। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतना, और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इसको बदलाना। और देश में बताया जा रहा है बढ़त मिल रही है। भाई साहब एक क्वेश्चन और है, तो भाजपा ने डिक्लेयर हो गई है, अब गुटबाजी में कैसे? पैर का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से हमें बोलने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, हम लोग रस्ते में बात करेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर को बहुत खुश रहता हूँ। लेकिन उनका जो बड़ा मन है और जो आपने कहा है, ये अनुमान तो आज से ही मान लो झूठा साबित होता है। कांग्रेस की गारंटी हो सकती गारंटी, मतलब वो खुद के कोई नेता नहीं। और मुझे लगता है देश ने जो अनुभव कर लिया है कि कांग्रेस जो कहती है ये जनता जानती है। सवाल था सीए लागू है और कल केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया था कि सीए लागू होने के बाद इसकी क्या कहना है? इससे बड़ा निंदनीय और ना समझने वाला केजरीवाल का बयान। मैं पहली पंक्ति कह रहा हूँ, पूरे देश ने सुना होगा, हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं लाए, नागरिकता देने के लिए।
दूसरी बात मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि इस देश में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक शरणार्थी बनकर आते हैं और एक घुसपैठिए बनकर आते हैं। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया। वो 3 देश उनके मैं नाम ले रहा हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक वहां से वो मारकर भगाए गए। अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो वो अपना जमीन ले पाएंगे, रजिस्ट्री करा पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, जिंदगी पाल पाएंगे, भारतीय नागरिक लेना। तो शरणार्थियों को शरण देना और उनको सम्मान देना, ये हमारा संकल्प है, हमारे लोगों का संकल्प। इसे हमने पूरा किया। अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि वो शरणार्थियों के बारे में क्या राय रखते हैं, उस बेटियों के बारे में क्या राय रखते हैं। हमने शरणार्थियों के सम्मान का तो विकल्प का पर्याप्त समय दिया है। कोरोना के समय ये बहस शुरू हुई, राज्यसभा और लोकसभा में बहुत समय था जब ये पारित हुआ है। तब कांग्रेस नहीं बोली, तब पार्टी लोग पार्टी के लोग नहीं बोले, और आज आप बेमतलब की बातें कर रहे हो। पर्याप्त समय जनता को सोचने समझने का दिया है। बस ये लागू करना पार्टी का संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन